हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। हम जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम है 6 सितंबर, टीजीटी नेचुरल साइंस। एंड काफ़ी लोगों का 7 सितंबर को एग्ज़ाम है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी आपके सामने वी आर प्रेजेंटिंग एज साइंस बंकर्स। इट्स अ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर द सपोर्ट, द लव, द ट्रस्ट यू हैव शोन इन अस। एंड कल आपका परफॉर्मेंस डे है। कुछ भी हो, आपने जो प्रिपेयर करा है, बेस्ट प्रिपेयर करा है, यू विल डू योर बेस्ट इन दैट। कई बार ये होता है कि हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ आता है, कभी ऐसा भी होता है कि हमारा पढ़ा कुछ नहीं आता, बट हमारी समझदारी जो इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों की पढ़ाई है, वो सब एक साथ इकट्ठा होकर हमें उस सिलेक्शन में लग जाती है। हम आज जिस जगहों पर हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे हम बात करते हैं, तो जब हम खुद देखते हैं पीछे तो हमें बहुत कुछ ऐसा दिखता है कि जो हमने लाइफ में अचीव किया है, और कुछ एग्जाम जिसमें हम फेल भी हुए, पर हर एग्जाम कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो आप भी उस सिचुएशन में हैं दैट यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट, वेरी हार्ड वर्क आपने किया है, एंड वी एक्नॉलेज दिस हार्ड वर्क। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स जैसे बेहतर दिन नहीं हो सकता आपकी इस मेहनत को एक्नॉलेज करने का, क्योंकि आप टीचर बनने के पूरे प्रयास में एक परमानेंट टीचर, आप सच में एक टीचर आज भी हैं। बस आप एक अपने मानदेय को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर एक गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस टीचर के लिए। तो बिना समय वेस्ट करे, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, आपकी पेशेंस की रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा इस वीडियो में। एंड इट्स लास्ट मिनट प्रिपरेशन। तो यहाँ मैं कोई आपको पूरी पूरी थ्योरीज नहीं पढ़ाने वाला, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाने वाला, वन लाइनर बेसिक जेनरिक नॉलेज हर एक टॉपिक को टच अपॉन करेंगे। और ये ब्रॉड एनालिसिस हम जो बैठ के एनालिसिस किया है पेडागोजी का, उसके बेसिस पर हम आपके सामने इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पेडागोजी नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस बंकर्स करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पर नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप कोई रिवीजन कर लें। देखिए पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट है, पाई चार्ट के फॉर्म में मैं आपके सामने बताना चाहूँ। अब तक जो भी हमारे थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, टीजीटी टीचिंग मेथडोलॉजी प्रीवियस की जो मैंने अभी तक सीरीज कराई है आपको, उसमें आपके पीजीटीज़ के भी क्वेश्चन थे, ठीक है, टीजीटीज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो उन सब के एनालिसिस करने पर ये ब्रॉडर थीम्स जो नजर आते हैं, इन पर बहुत सवाल पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे। जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि असेसमेंट इवैल्यूएशन कितने सारे सवाल थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, क्या नहीं पूछा है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। लर्निंग थ्योरीज एंड साइकोलॉजिस्ट पर भी बराबर बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। प्याजे आ रहा है, वाइगॉस्की आ रहा है, एरिक्सन एक पेपर में देखने को मिला, बंडूरा हमें एक पेपर में देखने को मिला, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया बिहेवियरिज्म। तो लर्निंग थ्योरीज पर भी सवाल है। करिकुलम एंड पेडागोजी पे बहुत सवाल आए हैं। हमने बोला करिकुलम के क्या मायने होते हैं, करिकुलम कैसे प्लेस किया जाता है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पे सवाल हैं, जेंडर इशूज़ पे हैं, लेसन प्लानिंग पे हैं, और फिर छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें एलएसी है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे सवाल है, टीचिंग अप्रोच स्ट्रैटेजी पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी पे सवाल है। तो इन सब पर सवाल है। तो इसी क्रमबद्ध तरीके से इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जल्दी से मूव करते हैं अपने पहला टॉपिक जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। और यहाँ पर अगर आपको एक ब्रीफ एनालिसिस लेना हो क्या क्या सवाल हैं, तो यहाँ पर और उसका एनालिसिस देखिए। लर्निंग साइकोलॉजिस्ट में कौन कौन है, प्याजे, वाइगॉस्की, स्किनर, एरिक्सन, गार्डनर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सब पूछी गई है ना। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले में टाइप्स पूछे हैं। करिकुलम पेडागोजी, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम अटेनमेंट, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पे सवाल है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आईईडीसी पूछा था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो ये सब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स पूछे जा रहे हैं। यूडीएल पे पूछा गया है। सो ये सब जो है ना, जेंडर एंड सोशलाइजेशन के इशूज़ पूछे गए हैं कि क्या क्या इशूज़ होते हैं जेंडर में, या फिर हम सोशलाइजेशन की प्रकरण में क्या क्या सवाल हैं। आर्ट एस्थेटिक, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछा है, पुबर्टी, एडोलेसेंस, इन सब के बारे में भी आपसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। टीचिंग अप्रोचेस पर है, लैंग्वेज मल्टीपल और पॉलिसीज़ पे तो है ही। तो इन सबको बारी बारी से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे बार बार बोला है जितनी बार भी मैं चर्चा हुई है। असेसमेंट इनगोइंग है, पॉजिटिव होता है, इंडिविजुअल फोकस होता है, प्रोवाइड्स फीडबैक। इवैल्यूएशन क्या है, ये प्रोवाइड्स क्लोजर जजमेंट, हमेशा जजमेंट की बात आएगी, फाइनल जजमेंट की बात आएगी। किस केस में, इवैल्यूएशन के केस में, जो इवैल्यूएशन की बात हो रही है, ठीक है। मैंने ये बताया कि असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, इवैल्यूएशन और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एक जजमेंट बना लेने का प्रकरण है, उसे हम कहते हैं। और बोथ में जो कॉमन होता है वो है एक क्राइटेरिया होता है, एक मेजर होते हैं, जिनके बेसिस पर एविडेंसेस होते हैं, जिनके बेसिस पर आप कंक्लूजन निकालते हैं, फिर इवैल्यूएशन करते हैं या फिर असेसमेंट करते हैं। क्विकली देख लेते हैं असेसमेंट का पर्पस, ओरिएंटेशन, नेचर एंड एग्जांपल्स। देखिए पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस को देखना, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक टू गाइड द फ्यूचर एक्शन। ओरिएंटेशन कैसा होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड। देखिए दो अप्रोचेस होती है, प्रोसेस, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब जो अंत ज्ञान पे ध्यान दे, और प्रोसेस मतलब जो प्रकरण है, पूरा जो जर्नी है उस पर ध्यान दे। तो प्रोसेस पे ध्यान देता है, तो फॉर्मेटिव एक्टिविटीज वगैरह होती हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, क्विज वगैरह है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये सब जो है किसका पार्ट है, आपके असेसमेंट का पार्ट है। डायग्नोस्टिक होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। इवैल्यूएशन क्या होती है, इवैल्यूएशन का पर्पस जो मेन होता है, मैंने आपको पहले बताया, मेन इज मेक द जजमेंट अबाउट द वैल्यू, इफेक्टिवनेस, सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। तो इवैल्यूएशन सिर्फ बच्चे का नहीं हो रहा है, किसी प्रोग्राम के भी इवैल्यूएशन होते हैं। हम करते हैं कि भाई ये बीएड चलाई, कितना इफेक्टिव है, तो उसका इवैल्यूएशन करते हैं हम, ठीक है। ये किस ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जो दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है, उसके आउटकम्स पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेचर कैसा होता है, जजमेंटल होता है। सबमिटिव असेसमेंट जो है, इवैल्यूएशन के थ्रू हम सबमिटिव असेसमेंट की हेल्प से हम इवैल्यूएशन करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, फाइनल ग्रेड, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और असेसमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन अगर ब्रॉडर सेंस में समझना चाहें, तो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, और जबकि इवैल्यूएशन क्या है, इन्वॉल्व जजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट लर्निंग अगेंस्ट द गोल, ठीक है। तो ये हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन ब्रॉडर डिफरेंस है। अब असेसमेंट इवैल्यूएशन ना, आपने असेसमेंट 3 तरीके की पढ़ी होंगी, पर अब आजकल 4 तरीके के असेसमेंट्स की बात होने लगी है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो 4 तरीके की असेसमेंट का जिक्र हम करते हैं। तो देखिए इन असेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मैं इन दोनों में बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूँ। ऑफ लर्निंग की बात हो रही तो सबमिटिव, फाइनल वाली। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात होती है मतलब फॉर्मेटिव, फॉर्म, कैसी नॉलेज फॉर्म हो रही है बच्चे में। तो इसमें रोल ऑफ टीचर क्या होता है सबमिटिव में अपने में, इवैल्यूएटर हु ग्रेड्स परफॉर्मेंस। रोल का स्टूडेंट कैसा होता है, पैसिव, ग्रेड्स फोकस होता है सिर्फ, एनुअल एग्जाम वगैरह। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव, इसमें मकसद क्या है, इंप्रूव करना लर्निंग प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शंस को इंप्रूव करना है। टीचर फैसिलिटेटर होता है, फीडबैक देता है बच्चे को। स्टूडेंट का रोल कैसा होता है, एक्टिव,
एक्टिव होगा इसमें लर्नर, वो इंप्रूव करेगा फीडबैक के बेसिस पर। वीकली टेस्ट हो गए है ना, टीचर्स फीडबैक हो गया, ओरल क्वेश्चनिंग हो गया, ये सब आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में आता है। नाउ असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग, तो इन दोनों में थोड़ा फर्क समझ लेते हैं। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग मतलब इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। स्टूडेंट मॉनिटर रेगुलेट देयर ओन लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग को रेगुलेट कर रहा है स्टूडेंट असेसमेंट एज लर्निंग में। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या हो रहा है, ऑनगोइंग एम्बेडेड है, हैपन विद इन लर्निंग एक्टिविटी, एक्टिविटी करते करते सीख जा रहा है, अपनी असेसमेंट कर ले रहा है कि हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, गाइड हु ट्रेन स्टूडेंट इन रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग में सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ असेसमेंट की टर्म से याद रखिएगा जब असेसमेंट एज लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, रिफ्लेक्टिव होगा और पीयर असेसर होगा। स्टूडेंट की लर्निंग जर्नल्स, पीयर रिव्यूज और सेल्फ चेकलिस्ट अगर बना रहे हैं, मतलब खुद का असेसमेंट, खुद का मूल्यांकन खुद कर रहा है, तो असेसमेंट एज लर्निंग कहने का मतलब है कि लर्निंग के प्रोसेस को जज करना ही अपने आप में असेसमेंट है, तो सेल्फ असेसमेंट से ही आएगा। असेसमेंट इन लर्निंग की जहाँ हम बात कर रहे थे, ऑनगोइंग एम्बेडेड असेसमेंट होती है ये, को लर्नर इंटीग्रेट असेसमेंट इन टीचिंग, एक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट लर्निंग, ये रियल टाइम और टीचर ऑब्जर्विंग ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट बेस होती है ज़्यादातर। ठीक है, वापस यही सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम बात, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव। अब आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर। ये 3-4 टाइप की और असेसमेंट है जो पेपर में पूछी गई थी, उन्हीं को ध्यान में रखिएगा। डायग्नोस्टिक मतलब आइडेंटिफाई गैप एंड परसिस्टेंस इन लर्निंग डिफिकल्टीज टू प्लान रेमेडिएशन। मकसद क्या है, रेमेडी सजेस्ट करना और गैप्स को आइडेंटिफाई करती है डायग्नोस्टिक। दूसरी थी इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है, इस पर अलग से सवाल आया था। इप्सेटिव असेसमेंट को समझिए, कहने का मतलब स्टूडेंट खुद की असेसमेंट खुद कर रहा है, आई से याद रखिए, खुद की असेसमेंट। सो कंपेयर लर्नर्स प्रोग्रेस विद देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस, एनकरेजिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट। कहने का मतलब खुद की ही, मतलब मतलब मैं अपनी ही पुरानी असेसमेंट से खुद को असेस करूंगा कंपेयर करके। तो इसमें किसका कंपेरिजन है, लर्नर की खुद की प्रोग्रेस देखी जा रही है, तो इसे बोलते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट हमने पहले देखी, जहाँ पे स्टूडेंट के सारे काम को साझा किया जाता है, एक साथ किया जाता है। इसमें हमने कई तरीके के पोर्टफोलियो की बात करी, डिस्प्ले पोर्टफोलियो, रिटर्न पोर्टफोलियो। फिर रूब्रिक असेसमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूब्रिक्स क्या होता है, इट्स डिफाइन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया बताता है जिससे स्टूडेंट के वर्क को जज किया जाता है, प्रोवाइड करता है क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन, इंश्योर फेयर एंड कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग प्रोसेस को इंश्योर करता है रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट। एक कंपैरिजन यहाँ जो ड्रॉ करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, वो है सीआरटी एंड एनआरटी। सीआरटी देखिए क्या, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, दूसरा है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। देखिए नॉर्म और क्राइटेरिया में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्राइटेरिया में एक सेट क्राइटेरिया होगा जिसको आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपकी असेसमेंट मानी जाएगी सही। नॉर्म में क्या होता है, आप एक दूसरे के लिए नॉर्म सेट करते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ नॉर्म्स, और ये नॉर्म्स क्या होते हैं, ये फ्लक्चुएटिंग होते हैं, फिक्स नहीं होते। क्राइटेरिया में क्या है कि कुछ चेकलिस्ट है, मानक आप इन्हें पूरा कर लेंगे तो आप असेस्ट माने जाएंगे, या फिर आपकी असेसमेंट उन मानकों पे होगी। तो एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीआरटी में मतलब क्राइटेरिया रेफरेंस में जो मीन होता है, टू मेजर हाउ वेल अ लर्नर मीट्स प्री डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। पहले से क्राइटेरिया डिफाइंड है, उसको कैसे अचीव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास्टरी ऑफ कंटेंट एंड स्किल होता है, फिक्स क्राइटेरिया और लर्निंग आउटकम्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो मेन रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होगी, हैज द स्टूडेंट अचीव्ड कंपिटेंसी, मतलब क्या उसने जो क्राइटेरिया हमने तय किया उसने अचीव कर लिया, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को मीट कर लेना, वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एक तरीके से। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का जो आप टेस्ट देते हैं वो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या, आपको ड्राइविंग आती है तो ही आपको वो आप उस टेस्ट को पास माने जाते हैं। नॉर्म रेफरेंस में क्या है, ये कंपैरिजन बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें लर्नर्स परफॉर्मेंस दूसरे लर्नर्स के साथ कंपेयर की जाती है, रैंकिंग और रिलेटिव परफॉर्मेंस पे ध्यान ज्यादा होता है। नॉर्म क्या होता है, ग्रुप नॉर्म को तय करता है, ग्रुप की एवरेज वो नॉर्म बन जाती है। किसी भी सिलेक्शन एग्जाम की बात करिए तो जो लास्ट बच्चा होता है उसके मार्क्स क्वालिफाइंग वाला जो स्कोर होता है वो स्टूडेंट का ही तो होता है, मतलब उस बच्चे के स्कोर से ऊपर जो आए वो क्वालिफाई, उस बच्चे के स्कोर से जो नीचे रहे वो नॉट क्वालिफाई। सो हाउ वेल हैज द स्टूडेंट परफॉर्म कंपेयर टू पीयर्स, ये देखने की इसमें कोशिश की जाती है। कुछ और पॉइंटर्स हैं, ये आप खुद इसमें पढ़ लीजिएगा एजुकेशन में कहाँ यूज होते हैं। फिर असेसमेंट में ना दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, वेदर द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और रिलायबिलिटी का मतलब कि जो हमने टेस्ट लिया है वो भरोसेमंद है नहीं, कि मतलब वो एक्चुअली में वो डेटा दे रहा है जो हमने मांगा था नहीं मांगा था। तो यहाँ पे तो मेजर की बात करें कि वो एक्चुअली वो मेजर कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो इसमें कई तरीके की वैलिडिटी होती है, फेस वैलिडिटी, कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, क्राइटेरिया वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी क्या है, टेस्ट अपीयर कैसा कर रहा है, अपीयरेंस बेस होती है। कंटेंट क्या होती है, एंटायर रेंज ऑफ कंटेंट कैसा, मान मैंने बोला ईवीएस का टेस्ट बना रहा हूं, उसमें मैथ के सवाल डाल दिए तो कंटेंट वैलिडिटी जो मेरे सब्जेक्ट की फेल कर गई। जैसे बोला हिस्ट्री एग्जाम इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स डॉट नॉट जस्ट द वन, एक से भारी नहीं आ जाएगा, कंटेंट का ग्रेडियंट दिखेगा। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है, एग्जाम इज वेदर असेसमेंट ट्रूली मेजर्स द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स और कॉन्सेप्ट इट क्लेम टू मेजर। जैसे कोई टेस्ट डिजाइन करा है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और उसमें मतलब एक्चुअली रिफ्लेक्ट रीजनिंग स्किल्स नॉट मेमोराइजेशन, मतलब उसमें फैक्चुअल सवाल पूछने लग जाओ आप, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वहाँ अंडर क्वेश्चन है उसकी। ठीक है, और देख लेते हैं क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी क्या है, कंपेयर टेस्ट रिजल्ट्स विद एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। और इसके दो टाइप्स होते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट मैंने बताया, तो क्राइटेरिया वैलिडिटी होती है, एक होती है कॉन्क्रीट, एक होती है प्रेडिक्टिव। कॉन्क्रीट होती है कोरिलेशन ऑफ टेस्ट विद द करंट एक्सटर्नल क्राइटेरिया, मतलब कि जो आपने टेस्ट का स्कोर आया उसे एक्सटर्नल क्राइटेरिया से आप उसे चेक करें, और यहाँ पे न्यू डिप्रेशन स्केल वगैरह जैसे हम बनाते हैं उसके हिसाब से। प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होता है, डिटरमिन हाउ वेल द टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे हम टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर प्रिडिक्ट करना है ना कॉलेज का, तो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है, किस आइडिया लग जाता है कितना आएगा। इकोलॉजिकल होता है कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड है नहीं, किस तरीके से वो रियल लाइफ सिचुएशंस को भी कंसिडर करता है, जैसे ड्राइविंग टेस्ट सिमुलेट एक्चुअल ट्रैफिक कंडीशंस। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वैलिडिटी में आते हैं। रिलायबिलिटी मैंने भी आपको बताई कि कंसिस्टेंसी की स्टेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी ये जो है ना टेस्ट की वो असेस करता है। द टेस्ट इज रिलायबल इफ इट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस, कहने का मतलब सेम ही तरीके का रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं सिचुएशन चेंज होगी तो रिजल्ट चेंज हो गया। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेन कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। ये हमने पहली यूनिट खत्म करी है असेसमेंट, इसके बाहर सवाल मुझे देखने को नहीं मिले हैं, तो आप इसके रूट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सब ब्रॉडर आइडिया एक जेनरिक सेंस हो जाएगा। अब लर्निंग थ्योरीज कर लेते हैं, जो लर्निंग थ्योरीज से साइकोलॉजिस्ट आए, तो उस सीरीज में प्याजे बहुत छोटा छोटा कराने की कोशिश करें, कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो फटाफट से कर लेते हैं। देखिए प्याजे का आइडिया आप सभी को
पता है किस में आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करिए, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट में कॉग्निशन पे जिन्होंने काम किया है वो है पियाजे। मैंने आपको कई बार बोला जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं पियाजे, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, की ह्यूमन के अंदर जेनेसिस कैसे होता है, नॉलेज की उत्पत्ति कैसे होती है ज्ञान की, उसको देखने की कोशिश की थी पियाजे ने। हाउ नॉलेज इवॉल्व्स इन इंडिविजुअल रादर देन जस्ट द कंटेंट नॉलेज इटसेल्फ, वो उसकी उत्सर्जन की बात करें कि वो बच्चे कैसे सीखते हैं चीज़ों को, सीखने का प्रकरण कैसा होता है उस पर बात की। कोर आइडियाज क्या है इनके, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्टिव इंटरप्रिटेशन विद द एनवायरमेंट, ठीक है। ये तो हम इन्हें बोलते हैं वो कि एक्टिव है स्टूडेंट, बच्चा जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है हर स्टेज पर। फिर इन्होंने स्टेज थ्योरी दी, उस स्टेजेस को भी फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, पियाजे ने 3 तरीके की नॉलेज की बात की थी, फिजिकल, सोशल और लॉजिको मैथमेटिकल। लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज को वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मानते हैं, ठीक है, जिसे बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है। सोशल जो समाज उसे देता है और इसे बहुत ही एब्सर्ड नॉलेज मानते हैं क्योंकि हर जगह पे चेंज होती है। फिजिकल क्या है, ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस, वेट, मास वगैरह, ये सब फिजिकल नॉलेज का हिस्सा होता है। पियाजे की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब इनमें मेजर डेवलपमेंट्स को हमेशा ध्यान रखेंगे। एज ग्रुप आप सबको पता ही है, एज ग्रुप आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। सेंसरी मोटर में क्या होता है, सेंसेस से लर्न करते हैं। प्री ऑपरेशन में क्या होता है कि सिंबॉलिक थिंकिंग और इमेजिनेशन बच्चा करने लगता है। कॉन्क्रीट में लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट इवेंट्स आ जाते हैं, करना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है। इससे संबंधित डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती है वो ये है कि मेजर डेवलपमेंट्स क्या होती है। सेंसरी मोटर में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी परमानेंसी के बारे में जान जाता है कि परमानेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको लगता है छोटे बच्चे के सामने सामान छुपा दो तो उसे लगता है कि वो है ही नहीं और उसकी जिद करना छोड़ देता है। तो अगर बच्चा ये जानता है कि यहाँ सामान हटाया तो कहीं और होगा, तो दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे सूरज का सुबह निकलना और फिर अगले दिन रात को नहीं दिखना, तो उसे पता है कि अगले दिन सूरज आएगा। सूरज इज परमानेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग सीख जाते हैं हम, बच्चों को देखा होगा कि उन्हें पता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये सब चीज़ें बच्चों में आने लगती है। प्री ऑपरेशनल बच्चा क्या जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ईगो सेंट्रिसिज्म होता है बच्चों में, मतलब अपनी ही बात को सेंटर में रखना, ठीक है, अपनी बात को सबसे सर्वोपरि मानना है, फिर अपनी बात को ही मनवाना, या फिर हम कहें ईगो सेंट्रिक हो जाना, मतलब कि खुद के आसपास की ही दुनिया घूमती है सारी, मतलब आई एम द सेंटर, जिसके आसपास सब कुछ हो रहा है, मेरे से सब कुछ हो रहा है, दूसरे का पर्सपेक्टिव ना लेना, दैट इज ईगो सेंट्रिसिज्म। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन यहाँ नहीं आती, कंजर्वेशन आती कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख जाता है, जैसे कंजर्वेशन हो गया, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशन बच्चा सीख जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या करने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिडक्टिव रीजनिंग, प्लानिंग वगैरह फॉर फ्यूचर, ये सब शुरू कर देता है बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अपने हैं इसमें। ये कुछ की प्रोसेसेस है। स्कीमा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्कीमा में पता है कि क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, मेंटल फ्रेमवर्क से जिससे बच्चा अपने संसार के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को ड्रॉ करता है। स्कीमा से रिलेटेड 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, पिछले वीडियोस में कराए हैं, असिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रिएशन, और फिर इसके बाद एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है कि एडेप्टेशन तो बाद में आता है, एडेप्टेशन के लिए 2 चीज़ें करना बहुत जरूरी है, असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। देखिए इस वर्ड से याद रखिएगा, असिमुलेट मतलब पहले से ही एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए स्कीमा को फिट करना, सारा मतलब नए स्कीमा का है। अकोमोडेशन में अकोमोडेट करता है, मतलब मॉडिफाई, ओ से याद रख लीजिएगा, मॉडिफिकेशन में वो आता है तो अकोमोडेशन में भी वो आ रहा है। देखिए मॉडिफिकेशन, MOD, मॉडिफाई, जहाँ मॉडिफाई आपको दिख रहा है मतलब जहाँ मॉडिफिकेशन होगा स्कीमा का। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको कैट और डॉग वाला दिया था, कहने का मतलब है कि बच्चे को कैट पता है क्या है, उसने डॉग को देखा तो वो डॉग को भी कैट मानने लगा, तो ये असिमुलेट किया उसने, क्योंकि कैट के स्कीमा में उसने डॉग को फिट कर लिया। पर ओवर द टाइम जब बच्चे को बताया नहीं डॉग में फर्क है, तो उसने डॉग का एक नया स्कीमा बनाया, या फिर हम कहें कि अपने एनिमल के स्कीमा में डॉग का एक नया स्कीमा बनाया, तो उसने मॉडिफिकेशन किया स्कीमा में, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन की को ही वो मेन सेंटर मानते हैं कि इक्विलिब्रियम बनाए रखने के जैसे बच्चा नॉलेज सीखता है, वो बैलेंस करता है असिमुलेशन और अकोमोडेशन को अपनी कॉग्निटिव स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। अगले थिंकर पे आ जाते हैं लिवाइगोस्की पे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरीज पे इन्होंने बात की है, कल्चर को मेन इंपॉर्टेंस दिया है। की कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल कल्चरल थ्योरी की बात कर रहे हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करते हैं वाइगोस्की, ठीक है। MKO इस टर्म को याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, हाई स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देते हैं, और इसमें एग्जांपल्स क्या, टीचर, पेरेंट्स, ये सब इसका हिस्सा बनेंगे, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD पर भी बहुत बार सवाल दिखा गया है। इसमें क्या कहते हैं, रेंज बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली और गाइडेंस के साथ क्या कर सकता है। इसे कई बार सर्कुलर मॉडल से भी समझते हैं कि ये बच्चा खुद कर सकता है, यहाँ तक जाने की क्षमता है, यहाँ तक जाने के लिए दूसरों की सहायता लगती है, जिसका वो कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स की हेल्प से वो इसे अचीव करता है। तो अ चाइल्ड कैन सॉल्व सिंपल एडिशन अलोन बट नीड्स हेल्प विद सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस इन ZPD एड्स लर्निंग, ठीक है। और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं जो वाइगोस्की से रिलेटेड है, स्काफोल्डिंग, ठीक है। तो जो हमारे MKO हैं ये सपोर्ट करते हैं स्काफोल्डिंग में, मतलब टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड बाय MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स जो हमें हमारे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में ग्रोथ करने में मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्काफोल्डिंग। गिविंग हिंट्स, ठीक है, हेल्प करना स्टूडेंट को या फिर गाइड करना। प्राइवेट स्पीच को लेकर ना, इसको ही लेकर बहुत द्वंद्व रहता है किस किस के बीच में, वाइगोस्की को लेकर और हम इसमें बात करते हैं। तो इसे बहुत ही प्राइवेट स्पीच को बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट मानते हैं वाइगोस्की, क्योंकि इसे वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए मानते हैं कि इट रेगुलेट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब बच्चा सेल्फ स्पीच इनर स्पीच कर रहा है। बट वहीं इसे पियाजेशन टर्म में इसे बहुत वीक नोशन माना गया है, तो वो स्टूडेंट्स को इसे अलग तरीके से मानते हैं। बट वाइगोस्की केस में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो रेगुलेट करता है लर्निंग को। अदर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो, कल्चरल टूल है, मीडिएटेड लर्निंग, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय लैंग्वेज, सिंबल एंड टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, कल्चरल टूल्स को, कल्चरल, लैंग्वेज, सिंबल और टूल्स ऑफ कल्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कौन, वाइगोस्की इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये की कॉन्सेप्ट है वाइगोस्की के। अब आ जाते हैं व्यवहारवाद पर, ठीक है। व्यवहारवाद के थिंकर्स को करेंगे, सिर्फ मैंने वही थिंकर्स उठाए हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे गए, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, बस जुड़े रहिएगा, जेनरिक आइडिया हम सिर्फ ले रहे हैं सबका। तो बिहेवियरिज्म क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है लर्निंग की, जो कहती है कि ऑल बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट वाया कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग होती है तब जाकर आप में बिहेवियर पैदा होते हैं। इट एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, कहते हैं कि जो बिहेवियर मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल है वही लर्निंग का हिस्सा है, वो मेंटल इंटरनल प्रोसेस पर फोकस नहीं करते, मतलब कि मेंटल इंटरनल प्रोसेस क्या है, वो उनका फंक्शन है जो बाहर दिख रहा है, जो साक्ष्य है उसको वो नॉलेज का हिस्सा मानते हैं। तो लर्निंग क्या है, चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी पर बहुत काम किया है कि एक स्टिमुलस उसके रिस्पॉन्स में जो आता है वो उसकी लर्निंग है। एनवायरमेंट को बहुत बड़े तवज्जो देते हैं कि एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए तो एनवायरमेंट से वो स्टिमुलस लाते हैं ना बार बार। इंटरनल थॉट्स एंड इमोशंस को कंसीडर नहीं करते, लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं। लर्निंग अकर थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट एंड रीइंफोर्समेंट, इन सभी कॉन्सेप्ट को फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है।
इवान पावलोव ने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन प्रिंसिपल्स पे काम किया। इसका डॉग एक्सपेरिमेंट आप याद रखिएगा, सलाइवेशन वाला, ठीक है। थॉर्नडाइक को आप जानते हैं, थॉर्नडाइक के दो इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट और दूसरा ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग। इसने कैट पजल वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया था। जॉन बी वॉटसन ने क्या किया, इन्हें हम फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। एक्चुअली बिहेवियरिज्म के नाम से यहाँ से मेन विचारधारा शुरू हुई। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को माना, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है इनका। नेक्स्ट इज क्लार्क हल, इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी, जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स लाइक हंगर और थर्स्ट को कहती है कि बिहेवियर के मोटिवेशन में ये काम करते हैं। अगर भूख है तो आप किसी काम करते हैं, जैसे रेड प्रेशर द लिवर, रिड्यूस हंगर ड्राइव एंड ऑब्टेन अ फूड। तो भूख को एक बड़ा इसमें घटक मानते हैं आपके बिहेवियर चेंज को लेकर, बिहेवियर के लिए मेन मोटिवेशन को इसे मानते हैं। BF स्किनर की अगर हम बात करें तो डेवलप द आइडिया ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप सभी को जानते हैं BF स्किनर को। फोकस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का आइडिया पे जो काम किया वो BF स्किनर ने किया है, और इनके रैट और पिजन एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से माने जाते हैं। फिर अल्बर्ट बंडूरा है, वाइकेरियस लर्निंग को आप जानते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग और कॉग्निशन इन लर्निंग की बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा। इनका ना बोडो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से माना जाता है, जिसमें चिल्ड्रन इमिटेटेड द एग्रेसिव बिहेवियर मॉडल्ड बाय द अडल्ट्स। तो जैसे कि आपने आजकल बहुत देखा होगा, डॉल वाला एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं कि डॉल को पीट देते तो बच्चा डर के खाना खाने लगता है। तो इस तरीके से वाइकेरियस लर्निंग, तो बच्चे डॉल को अपनी जगह मान के चलते हैं कि जैसे डॉल के साथ हो, शायद ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। तो बोडो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है अल्बर्ट बंडूरा के साइंस में, वाइकेरियस लर्निंग वर्ड याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मॉडलिंग भी हमसे कहते हैं। तो ये मेन बिहेवियरिस्ट जो हैं लर्निंग में हमने कर लिए हैं। इसके बाद जो 2-3 थ्योरीज हैं, एक तो मोटिवेशनल थ्योरी कोलबर्ग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टेजेस थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए क्विकली रन करेंगे। एरिक्सन जो है, एरिक एरिक्सन ने प्रपोज की थी ह्यूमन डेवलपमेंट अकर इन 8 स्टेजेस, ईच मार्क्ड बाय साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, दैट मस्ट बी रिजॉल्व। वो कहते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है बच्चे के दिमाग में, वो या फिर हम कहें किसी भी पर्सन के दिमाग में एक स्टेज पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जरूरी है, वरना वो वहाँ फिक्सेटेड हो जाते हैं। इसे कहते हैं सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ईच कॉन्फ्लिक्ट लीड टू हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्हाइल फेलियर लीड्स टू द डिफिकल्टीज इन लेटर स्टेज। तो जैसे मैंने आपको बोला, इस इशू को रिजॉल्व हो जाना चाहिए उसी स्टेज पर, वरना फिर प्रॉब्लम्स होती हैं इन लाइफ, ठीक है। तो ये स्टेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टेज यहाँ पूरा ब्रीफ आइडिया दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। इन्फेंसी जो है, एक से एज ग्रुप आप देख लीजिएगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेजरली यहीं तक होती है, इंडस्ट्री वर्सेस एडोलेसेंस तक बल्कि हम जाते हैं, मेन हमारी यही स्टेजेस होती है, मैंने समझने की जरूरत। तो पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो यहाँ पर बच्चा जो है कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड। देखिए दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट समझने की, वो है स्टेज का नाम और वर्च्यू और एज। स्टेजेस आप इसकी याद रखिएगा। नेगेटिव आउटकम तो बहुत कम पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं कि पॉजिटिव वर्च्यू क्या डेवलप करेगा चाइल्ड। तो इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला द्वंद्व पैदा होता है, तो इससे होप और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तो इसमें क्या होता है, विल पावर और इंडिपेंडेंस आती है स्टूडेंट में, कि वो कोई काम कर रहे हैं तो उसको ऑटोनॉमी है, अगर वो उसे नहीं कर पाते तो उनमें वो शेम या गिल्ट पैदा कर देती है। अगला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा था, प्री स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में होती है। पर्पस और इनिशिएटिव टेकिंग का बिहेवियर होता है कि वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लाइफ में, अगर आप उन्हें इनिशिएटिव लेने से रोकते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो इनहिबिशन महसूस होती है उन्हें, तो उनमें गिल्ट पैदा हो सकता है। अगला है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड, कहने का मतलब जो मैंने सीखा है क्या मैं उसे वर्ल्ड में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये इंडस्ट्रियस फीलिंग जो पैदा होती है, तो इससे कंपिटेंसी डेवलप होती है और अचीवमेंट की फीलिंग आती है। 5वीं स्टेज आपकी एडोलेसेंस, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। तो हूँ एम आई मतलब खुद पे सवाल, खुद को समझने का प्रयास होता है एडोलेसेंस स्टेज में। तो इसमें क्या आती है, फिडेलिटी, स्टेबल आइडेंटिटी, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें इसमें आने के चांसेस हैं। अगला इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो ये यंग एडल्ट में होती है। ये स्कूल स्टेज के हिसाब से एज अ टीचर बहुत कम पूछी जाती है, बट आपको देखना तो आप इन्हें देख सकते हैं। इंटीग्रिटी वर्सेस जैसे पेयर, तो एलिमिनेशन में थोड़ा हेल्प करेंगे आपको। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, केयर प्रोडक्टिविटी। तो ये स्टेजेस आप एक बार एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस को देख जाएं। अगला है लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आपको पता है खोलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस वर्क द प्रपोज द मोरल रीजनिंग डेवलप इन 3 लेवल। देखो पियाजे ने भी मोरल डेवलपमेंट की बात की थी, तो वो कहते हैं मोरालिटी जो है ना स्टूडेंट में आईसी की पर्सनल से पब्लिक होती है। कहने का मतलब है कि सेल्फ से अदर तक जाती है। पहले बच्चा खुद के बारे में सोचता है, उसकी मोरालिटी खुद तक सीमित होती है, खुद के पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा काम करता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसिडर नहीं करता। बट ये लेटेस्ट स्टेज स्टूडेंट दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी लेना शुरू करते हैं, तो उसकी मोरालिटी का आइडिया बढ़ता है, वो अपने मोरालिटी के स्तर को बढ़ाते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने मोरल डेवलपमेंट को उस चीज़ को एक्सटेंड किया और उन्होंने 3 लेवल्स बोले और टोटल 6 स्टेजेस बताई। हर लेवल में लगभग उन्होंने 2 स्टेजेस बताने की कोशिश करी है। तो आइए से हम ना फिर स्टेज लेवल वाइज करते हैं। तो देखिए लेवल 1 क्या प्री कन्वेंशनल बोलते हैं इसे। लेवल 2 होती है कन्वेंशनल और फिर होती है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है ना। तो कन्वेंशन वर्ड से याद रखें, कन्वेंशनल सेंटर में है, फिर प्री कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशन में क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और सेकंड इज इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। तो ये 2 हैं। कन्वेंशनल में क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। कोई एज ग्रुप नहीं है, ये ब्रॉडर एज ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखिए। प्री कन्वेंशनल 9 साल की उम्र में मान रहे, कन्वेंशनल वाले जो एडोलेसेंस मोस्ट एडल्ट्स में मान रहे, ठीक है। जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें 2 स्टेजेस हैं आपकी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और एंड में है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये आपकी मोरालिटी के हिसाब से हैं। तो क्या आपकी मोरालिटी कैसे बनती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप थोड़ा इसे भी देख लें कि टोटल 6 स्टेजेस 3 लेवल। नाउ द थर्ड यूनिट वाज करिकुलम पेडागोजी,
क्विकली देखेंगे, ज़्यादा पॉइंटर से बात नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है, कंटिन्यूटी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस होना चाहिए। नल करिकुलम इसनर ने दिया था, नल करिकुलम वो करिकुलम है डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया जाता है सिस्टम से, कहने का मतलब आपके टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं बनाया जाता जानबूझ के। जैसे एग्जांपल सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअलिटी की एजुकेशन की अगर हम बात करें। फिर हिडन करिकुलम मैंने आपको बताया था कि प्रोपोनेंट है जिसने की टर्म इसको दी है वो है फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। इन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया था अपनी किताब लाइफ इन अ क्लासरूम के अंदर। तो पर ऐसा नहीं साइड में पहले भी काम हो रहा था, बाद में बहुत और थिंकर्स ने भी काम किया, हेनरी जीरो ने किया है, ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिकल थिंकर्स जितने भी आए बाद में, माइकल एप्पल, इन सब ने इस पर बहुत काम किया है। तो ये क्या करते हैं, इंप्लिसिट वैल्यू और नॉर्म और बिहेवियर स्टूडेंट प्रमोट करने की कोशिश की जाती है विदाउट एक्सप्लिसिटली सेइंग इट। करिकुलम में ना करिकुलम मॉडल्स भी हैं काफ़ी। टाबाज मॉडल कई बार पूछा है, इसमें क्या पूछा है, इंडक्टिव टीचिंग डिजाइन करिकुलम इसे मानते हैं, वर्टिकल आर्टिकुलेशन है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, 7-8 स्टेप। तो क्या है, डायग्नोसिस ऑफ नीड, जरूरत क्या है पढ़ाने की, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने होते हैं, कंटेंट सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड डिटरमाइन व्हाट टू इवैल्यूएट एंड वेज या फिर मीनिंग ऑफ डूइंग इट, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी, फिर लास्ट पॉइंटर जिस पर सवाल पूछा गया एग्जाम में, जिस पर सवाल आ रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपको पता है इंटरडिसिप्लिनरी क्या होती है कि या क्रॉस डिसिप्लिनरी या क्रॉस करिकुलर अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में कहते हैं। ये फॉस्टर करती है अक्रॉस डिसिप्लिन्स में कनेक्शंस बिल्ड करती है, जैसे लिंकिंग हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, जैसे हमने बोला कि साइंस में ऐसे प्रोजेक्ट्स देना जिसमें मैथ भी इन्वॉल्व हो। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन देते हैं तो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी या फिर हम कहें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हम इन्हें कहते हैं। और जो टॉपिक्स आए, इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल नीड पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स को एक बार दोबारा आप अच्छे से देख लें, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा क्विकली से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड्स की अगर हम बात करें तो देखिए पूरा एक ना डिस्कोर्स चेंज होता है ओवर द टाइम। तो क्या होता है, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ओवर द टाइम गया। पहले क्या होता था, सेग्रीगेटेड वे में पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड को, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाने की बात हुई, इसीलिए आपको देखेगा आईईडीसी भी भारत में आया 1974 के दौर में। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होने लगी। कहने का मतलब है कि सभी को समावेशी शिक्षा देने की कोशिश, मतलब एक ही स्पेस में सभी हर तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो ये शिफ्ट आपको मदद करेगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन 1980s के दौर से आई है, उससे पहले क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच हुआ करती थी। देखने की कोशिश करते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 बहुत ही प्रोमिनेंट रहा जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होने लगी। सभी बच्चे एक समान है, सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंक्रीमेंटल और जो कई बार पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया सालमानसा स्टेटमेंट 1994 का। इसने क्या किया, स्कूल शुड अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी। दे एम्फेसाइज्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एज ह्यूमन राइट। इसलिए सालमानसा कन्वेंशन पर कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसे जरूर देख जाए। 1994 में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई। उसके बाद यूएन कन्वेंशन आया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 में। इसने एसेसिबल, इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा था ना, आईईडीसी स्कीम 1974 में, जिसने इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात की, ये 1974 में दिखता है। इस टाइम पीरियड से पहले 1980s के दौर से पहले इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात होती थी। फिर अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से पॉलिसीज को देखें तो इंडिया ने क्या करा, 1994 में सालमानसा कन्वेंशन को अडॉप्ट किया। उससे पहले भारत में आईईडीसी स्कीम चलती थी। तो उस 1974 में सालमानसा कन्वेंशन लेने के बाद जो माइलस्टोन ये सबसे बड़ा माना गया इंक्लूसिव एजुकेशन में। फिर 1997 में नेशनल पॉलिसी को रिवाइज किया गया, उसमें हमने इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। 2009 में सबसे इंक्रीमेंटल स्टेप आया जब हमने आरटी एक्ट को लागू किया, और आईटी एक्ट में हमने इंक्लूसिव स्कूल्स की बात की, और हमने बात की इंक्लूड करो उन्हें भी जो डिसेबल स्टूडेंट है वो भी शिक्षा का हिस्सा होने चाहिए। उसके बाद आरबीडब्ल्यूडी एक्ट अपने आप में बहुत ही मोमेंटस एक्ट जिसे हम मानते हैं, और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अपने आप में बहुत ही बड़ा एक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें कई तरीके की डिसेबिलिटीज़ को एक्नॉलेज किया और पार्ट बनाया शिक्षा का, कि शिक्षा के स्पेस में इवन डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, वो सब इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का हिस्सा माने जाते हैं। अब नई शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है जो यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग की बात करती है और आईसीटी सपोर्ट और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करती है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आप याद रखिएगा, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर मेकिंग स्टूडेंट इंक्लूडेड इन स्कूल सेटअप। जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए क्लोकोआ इम्प्लांट की बात होती है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं अब असिस्टिव टेक्नोलॉजी के दौर पर भारत में प्रमोट की जा रही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर विद अकोमोडेशन फॉर डाइवर्स नीड, कहने मतलब ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट पढ़ेंगे रिगार्डलेस ऑफ द डिसेबिलिटी दे आर हैविंग। टीचिंग प्रैक्टिस में किस तरीके के ब्रेल के ऊपर सवाल था, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयर ट्यूटरिंग इंपॉर्टेंट है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ठीक है। 2-3 थीम्स और है, उन्हें देख लेते हैं। जेंडर एंड सोशल इशूज़ पे बहुत पूछा गया है। तो जेंडर मैंने आपको बार बार बताया, सेक्स वर्सेस जेंडर बहुत बार पूछा गया। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, जेंडर सोशल है, ये हमें ऑलरेडी पता है, और इसी से हमारे रोल वगैरह होते हैं। तो जेंडर सोशलाइजेशन में क्या आता है, इट्स जेंडर सोशलाइजेशन हमारे करियर एस्पिरेशन भी फ्रेम होते हैं, बिहेवियर भी, और फैमिली और सोशल मीडिया हमारे को जेंडर सोशलाइजेशन में मदद करती है। फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, उसके अलावा जो भी होगा वो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा बनेगा। जेंडर बायसेस करिकुलम में कहाँ आते हैं, वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, मेंस को ज़्यादा लीडर दिखाया जाता है, वुमेन को केयर गिवर्स दिखाया जाता है। तो इसे हम जेंडर बायसनेस ऑफ करिकुलम का हिस्सा मानते हैं। मेल मिडिल क्लास बायसनेस क्या होती है, करिकुलम एज्यूम मेल एक्सपीरियंसेस एज यूनिवर्सल, और फीमेल के जो इनपुट्स है उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, एजुकेशन इज अ राइट और ये सबको मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी सेक्स या फिर एनी जेंडर, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ लेसन प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया एलओ जो होते हैं वो लेसन का सबसे, किसी भी लेसन प्लान का प्राइमरी हिस्सा होते हैं, सबसे पहला हिस्सा होते हैं, और पाइवोटल होते हैं, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय करते हैं आपकी बाकी चीज़ें क्या होगी। तो लेसन प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मैंने बार बार बोला ये स्मार्ट होने चाहिए, कहने का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड होने चाहिए, ठीक है। फ्रेम्ड विद ऑब्जेक्टिव वर्ब से बनाए जाते हैं।
लर्निंग आउटकम क्या होते हैं? स्टूडेंट एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट आफ्टर इंस्ट्रक्शन, की मतलब लेसन खत्म होने के बाद वो क्या करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव से काफ़ी अलग होते हैं। तो मतलब इट इज स्टूडेंट वट स्टूडेंट आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वट वी आर प्लानिंग टू अचीव। हाइब्रिड मॉडल का कई बार एग्जांपल आया, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था इसे। पापा जी आ रही हैं से भी आप याद कर सकते हैं। तो पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और एंड में रिकैपिचुलेशन। अभी एक्टिव प्रायर नॉलेज करने के लिए ना प्रिपरेशन में मोटिवेशन का भी हिस्सा मानते हैं। मोटिवेशन के थ्रू भी आप प्रिपरेशन क्लास की कर सकते हैं। यूनिट प्लानिंग और डिफरेंशिएशन आप देख लेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स पर भी क्वेश्चन आए, तो एस्थेटिक्स एजुकेशन में क्यों जरूरी है, इंटीग्रेट ब्यूटी, क्रिएटिविटी, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट या फिर फोस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस सब का हिस्सा मानते हैं इसे, इसलिए एस्थेटिक्स पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का। ड्रामा एंड रोल पे बहुत क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स के अंदर आता है। रोल प्ले जो है इंटरेक्शन प्रमोट करता है, डिफरेंट रोल। सिमुलेशन जो होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बेसिस पर होते हैं, तो सिमुलेशन अलग होता है ड्रामा रोल प्ले से, ये भी याद रखिएगा। प्रोसेस क्या होते हैं ड्रामा के, पार्टिसिपेटरी, इंप्रोवाइज कर सकते हो, कोलैबोरेटिव होते हैं, लर्न फोकस होते हैं, ठीक है। लास्ट इज क्रिएटिविटी एंड आर्ट लिंक टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी भी है जो स्पेंसर ने दी है, और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। देखिए इंटेलिजेंस निकालने के लिए आए, आईक्यू निकालने का है, तो फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, आपकी मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपसे। मेंटल एज जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है, क्रोनोलॉजिकल जो उसकी एक्चुअल एज है। अब यहाँ ना एक ये वाला बड़ा टॉपिक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इस नोट्स में ना आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ग्रोथ जो है फिजियोलॉजिकल है, डेवलपमेंट हमेशा ओवरऑल बात होगी। ये क्वांटिटिव एस्पेक्ट को देखती है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखती है। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होते हैं डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्या करती है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, और डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब बुढ़ापे तक भी आप मतलब सीख डेवलप हो रहे होते हैं इन सर्टेन टर्म्स। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैचुरेशन, डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव। Growth occurs due to multiplication of cells. It occurs due to both maturation and interaction with the environment. Growth is cellular, it is organizational. ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस आपको बताएं, आप इन्हें थोड़ा रीड कर लीजिएगा। एडोलेंसेंस पे क्वेश्चन आया, तो स्टार्ट्स ऑफ ये कब शुरू होती है एडोलेंसेंस को, कब मानते हैं, प्यूबर्टी के स्टार्टिंग पे जो स्टेज होती है हम उसे एडोलेंसेंस मानते हैं। कैसे आइडेंटिफाई होती है, फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट होती है, मतलब एक इमरजेंस ऑफ ग्रोथ आता है बच्चों में। उसके बाद आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन का दौर होता है, डिफिकल्ट टू डिफाइन एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट डिफाइन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है इसमें, प्रोसीड जनरल स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक जाती है डेवलपमेंट। जो हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के रूल्स क्या हैं, कैसे जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, कंटिन्यूस होती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का हमने कई बार डिस्कशन किए हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में। नॉलेज एंड डिसिप्लिन का क्वेश्चन है, डिसिप्लिन में बार बार बता चुका हूँ। स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें कॉन्सेप्ट, मेथड, जनरलाइजेशन सब कुछ आ चुका है। सब्जेक्ट क्या है, स्कूल लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है नॉलेज की फॉर लर्नर्स। तो डिफरेंट डिसिप्लिन से हम सब्जेक्ट्स बनाते हैं। टाइप ऑफ नॉलेज 4 तरीके की होती है, ए प्रायरी, पोस्टीरियरी, प्रोपोजिशनल, प्रोसीजरल। तो ए प्रायरी का है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें जैसे लॉजिक है, मैथ, इसमें एक्सपीरियंस पार्ट नहीं होता ए प्रायरी में, पहले से निर्धारित है, ठीक है। ए पोस्टीरियरी क्या है, एम्पेरिकल, जैसे ड्राइव करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। प्रोपोजिशन क्या है, फैक्चुअल स्टेटमेंट जो एज इट इज दी हुई है। और प्रोसीजर क्या है, हाउ टू नो, मतलब स्किल्स बेस्ड जो होती है वो प्रोसीजर नॉलेज का हिस्सा होती है। सोर्सेज क्या होते हैं नॉलेज के, रीजन, इंट्यूशन, अथॉरिटी एंड रेवलेशन। रेवलेशन सुपर नेचुरल है, अथॉरिटी पावर डायनेमिक्स के हिसाब से जो आपसे सुपीरियर है उसकी नॉलेज को मानना, इंट्यूशन आप खुद जनरेट करते हैं, और रीजन जिसमें आप लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू गैदर करते हैं। कंटेंट एनालिसिस सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेथड फॉर स्टडिंग मैसेज इन मीडिया एंड एजुकेशन। नेक्स्ट थीम इज टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजी। तो ये 4-5 तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट आप पता है, इंक्वायरी बेस्ड भी आप जानते हैं, सोक्रेटिक मेथड या डायलॉग को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चन यहाँ बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल सॉल्यूशंस पे ध्यान देने की कोशिश होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, डूई का आइडिया, डूइंग से डूई याद रखें तो याद रहेगा आपको, है ना, जॉन डूई का मेन काम है इस पर। रिफ्लेक्टिंग एंड अप्लाइंग इन द रियल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद है लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म पे बहुत सवाल आ रहे हैं। इसमें मेजर चीज़ जो आपको समझने की जरूरत है वो कमिंस का काम है। तो कमिंस के 2 आइडिया थे, बिक्स एंड कैल्प। BICS क्या होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप एवरीडे सोशल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। दूसरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कमिंस कहते हैं वो है CALP, मतलब कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एकेडमिक लैंग्वेज होती है जो आपको स्कूल्स की सक्सेस में चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। फर्दर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के नोशन से जाएँ तो ऑल टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉट जस्ट द लैंग्वेज टीचर्स। तो ये भी आप याद रखिए। मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस कैसे होती है, ट्रांस लैंग्वेज, जहाँ पे हम मल्टीपल लैंग्वेजेस एज रिसोर्स यूज़ करते हैं। नेचर क्या है हमारा, ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर क्या है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एजुकेशनल पॉलिसीज आप सभी को पता है, 2020 पे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि आज के कुछ याद रखने हैं। 5+3+3+4 मॉडल। फाउंडेशनल लिटरेसी आपको याद रखनी है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पे बहुत फोकस किया है, इंक्लूजन की बात की है, ICT इंटीग्रेशन और UDL पे बहुत बात हो रही है NEP 2020 में। अगर आप NCF 2005 की बात करेंगे तो चाइल्ड सेंटर, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, एड्रेस इनइक्वालिटीज़। और स्कूल एजुकेशन जो हमारा NCF आया 2023-2020 के NEP के बेसिस पर, उसमें टेक्स्ट बुक में जो डिज़ाइन की बात हुई है वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, असेसमेंट, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट, इन सबको पार्ट बनाने की कोशिश की गई है। देखिए दोस्तों, ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो जितने पेपर का एनालिसिस था, जो की पॉइंटर्स आपको जेनरिक नॉलेज होनी चाहिए वो कवर करने की कोशिश की है। ये लास्ट मिनट है, अगर आप इसे देख ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी इनफ टू डू दोस 10 क्वेश्चंस। इसके अलावा मुझे लगता है इससे कहीं से बाहर से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कुछ फैक्चुअल आ जाता है दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इक्का दुक्का सवाल ही आएगा। 10 में से 10 आप पूरा 110% स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन लास्ट मिनट नोट्स को विजिट कर लेते हैं और इस पूरी वीडियो को एक रन थ्रू की तरह देख लेते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आपके लिए, और डू वेल इन योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।